अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरीबा असलम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। दीज लॉज आर स्टेटेड बाय सर इसाक न्यूटन एंड पब्लिश इन 1687। इन लॉज को स्टेट किया था सर इसाक न्यूटन ने और ये पब्लिश हुए थे 1687 के अंदर। एंड दीज लॉज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। A body in rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion until an external force is applied on it। ये लॉ ये कहता है कि जब एक बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो उस वक्त तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, इसी तरह अगर एक बॉडी मोशन के अंदर है तो वो बॉडी उसी तरह मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। मैथमेटिकली हम इसमें लिखते हैं कि एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो फोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन और फोर्स का जो रिलेशन है ये हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, जिस बॉडी की कांस्टेंट स्पीड हो उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो। जिस भी बॉडी की कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी होगी उसकी एक्सेलरेशन होगी ज़ीरो। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है तो तब फोर्स भी क्या होती है, ज़ीरो। अब हम आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया पे। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को रेजिस्ट करती है कि वो रेस्ट अपनी पोजीशन के अंदर ही रहे। मींस कि अगर एक बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहे और अगर एक बॉडी मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहे। तो इनर्शिया हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनर्शिया एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो हर एक बॉडी के अंदर पाई जाती है कि वो अपनी स्टेट में रहने के लिए रेजिस्ट करती है कि मैंने रहना है तो बस अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में ही रहूँगी, अगर मैं मोशन में हूँ और मैं मोशन में ही रहूँगी। ऐसा तब तक होता है जब तक हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं करते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो हमारे पास इनर्शिया की तीन टाइप्स हैं। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट विद एन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर एक बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो उस वक्त तक रेस्ट के अंदर रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन अ बस स्टार्ट्स द अपर पोर्शन ऑफ अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक बंदा बैठा हुआ है बस के अंदर तो देखें जब आप बस नहीं चल रही तो आप क्या है, स्टेशनरी बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल। जब बस मूव करना स्टार्ट करेगी तो आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो इन कांटेक्ट होता है विद बस। जिस भी व्हीकल के अंदर आप बैठे हुए हैं वो उसके साथ इन कांटेक्ट होता है। अब अगर वो बस मूव कर रही है तो आपका जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो भी क्या होगा, मोशन के अंदर, और जो आपके बॉडी का अपर पोर्शन होगा वो क्या होगा, रेस्ट के अंदर। तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो आपके हेड को एक बैकवर्ड जर्क मिलेगा, आपके अपर पोर्शन ऑफ बॉडी को बैकवर्ड जर्क मिलेगा। वो इस वजह से मिलता है कि वो बॉडी रेजिस्ट करती है कि मैंने वापस अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर ही रहना है, क्योंकि आपका जो बॉडी का अपर पोर्शन था वो तो रेस्ट में ही था ना जब बस स्टार्ट हुई। तो वो बॉडी रेजिस्ट करती है कि मैंने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना है। तो इसको हम कहते हैं कि ऐसा तब होता है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अ बॉडी इन मोशन विल कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करके उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, a passenger falls forward when brakes are applied because the upper portion of a body continue its state of motion due to the inertia of motion। जो फॉरवर्ड जर्क मिलता है आपको वो क्यों मिलता है, जब ब्रेक लगती है ना गाड़ी को तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। वो क्यों झुकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से।
एंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। हम सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। द बुक और पार्सल ऑन द कार सीट फेल डाउन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर एक कार की सीट के ऊपर कोई बुक पड़ी है या पार्सल पड़ा है तो जब ब्रेक अप्लाई होती है तो वो क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। जब द पेंडुलम डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। पेंडुलम हमेशा मीन से एक्सट्रीम क्या करता है, मूव करता रहता है। वो अपनी मीन पोजीशन पे स्टॉप क्यों नहीं होता, क्योंकि वो वो रेजिस्ट करता है कि मैं मोशन में ही रहूं, मैं अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखूं। तो ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अब हम आ जाते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ऊपर। अ बॉडी मूविंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन विल कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर एक बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जिस तरह एक कार है, अगर वो मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो आगे से जब टर्न आएगा तो वो उस वक्त तक वो टर्न लेफ़्ट या राइट टर्न नहीं लेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो कार राइट या लेफ़्ट पे टर्न लेगी ना। तो इसी वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हमें यही कहता है कि एक बॉडी उस वक्त तक अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करती रहती है जब तक आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। अगर आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस अगर लेफ़्ट की तरफ टर्न लेगी तो आप ऑब्वियसली राइट की तरफ आप मूव करेंगे, फॉल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाह रही है और आप क्या कर रहे हैं, और उस जर्क की वजह से क्या हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। एंड में मैंने एक नोट लिखा है, वो ये है कि मैस इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मतलब क्या है, इनर्शिया तो बेसिकली हर बॉडी की प्रॉपर्टी है ना। कोई स्मॉल बॉडी होगी वो उसके अंदर भी इनर्शिया पाया जाएगा, एक बड़ी बॉडी होगी उसके अंदर भी इनर्शिया पाया जाएगा। इनर्शिया बेसिकली है क्या, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है ना जो रेजिस्ट करती है बॉडी को कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन के अंदर ही रहे, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। तो मैस का और इनर्शिया का क्या रिलेशन है, मैस इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। हम किसी भी बॉडी की इनर्शिया को उसके मैस से मेजर करते हैं। जिस तरह आपके पास एक स्मॉल व्हीकल का टायर है और एक बड़े ट्रक का टायर है, तो आप अगर उन दोनों को, वो दोनों रेस्ट में पड़े हैं, तो अगर आप उन दोनों को की पोजीशन को चेंज करना चाहें, स्टेट को चेंज करना चाहें, रेस्ट से मोशन में उनको लाना चाहें, आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब उनमें से जो लाइटर बॉडी होगी ऑब्वियसली वो जल्दी आप अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, ठीक है। वो आप उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और जबकि आपके पास एक लार्जर बॉडी होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और एक स्मॉलर बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। जितनी बड़ा बॉडी का मैस होगा उतनी ज़्यादा बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने देगी। तो हम कहते हैं कि मैस इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, कि हम इनर्शिया को मैस से मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उस बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। क्या होता है कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, इसका क्या मतलब है कि जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी उतनी ही बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है, अगर तो बॉडी का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और अगर बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एक और हमारे पास भी डेफिनेशन है, वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट। इसको हम कहते हैं, इसको बेसिकली हम रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू जो चेंज आ रहा होता है टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियर मोमेंटम के अंदर जो चेंज आ रहा होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। सॉरी, एंगुलर नहीं, लीनियर मोमेंटम के अंदर। लीनियर मोमेंटम के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आ रहा होता है वो इक्वल होता है फोर्स के। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं।
हमने कहा हमने एक्सेलरेशन फोर्स अप्लाई की बॉडी के ऊपर और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब वो जो एक्सेलरेशन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी अप्लाइड फोर्स के। तो इसी बात को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा कि हमने एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। सेकंड हमने बोला कि वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। तो हमने लिखा ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। अब देखें एक्सेलरेशन का रिलेशन तो दोनों के साथ है ना, फोर्स के साथ भी और मास के साथ भी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आएगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम का क्या मतलब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो m इंटू ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास आएगी इक्वालिटी और साथ में आएगा कांस्टेंट। तो यहाँ हमने लिखा कांस्टेंट हमारा क्या है k। अगर हम लोग कहते हैं कि k इक्वल टू 1 है तो f किसके इक्वल होगा, ma के। और ये हमारे पास आ गया फोर्स का फार्मूला और बेसिकली इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर हम यूनिट निकालना चाहें, वैसे फोर्स की यूनिट हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह यूनिट निकालना चाहें तो देखिए मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो हमने सेकंड डेफिनेशन लिखी थी ना, अब हम इसमें देखते हैं कि फोर्स का और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है। अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। हमने कहा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट। कि किसी भी मोमेंटम बॉडी के मोमेंटम के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उसके। तो पहले हम लोगों ने फार्मूला ले लिया फोर्स का ही, F इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोगों ने लिख दिया A इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा टी। अब हमने F इज इक्वल टू एम ए में A की जगह पुट कर दिया डेल्टा V बाई डेल्टा टी। मैथ क्योंकि कांस्टेंट है तो हम लोगों ने डेल को पीछे ले आए और हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया mv। अब जो मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है mv के, तो हम लोगों ने mv की जगह लिख दिया p। तो F इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t। अब अगर हम यूनिट की तरफ आएँ तो देखें मोमेंटम क्या है, p इज इक्वल टू एम वी। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकंड। अब अगर हम लोग इस सेकंड को नीचे ले जाएं तो वही बात है ना, सिर्फ मैंने इसकी फॉर्म चेंज कर दी है। अब अगर हम डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें सेकंड से तो देखें यहाँ पे जब सेकंड से डिवीजन में मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर भी एक सेकंड आ गया। तो अब जब ये नीचे वाले सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर ले आएंगे तो ये किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 आ जाएगा और इनटू सेकंड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, फोर्स की, और फोर्स की यूनिट हम क्या लिखते हैं, न्यूटन, और साथ में आ गया सेकंड। तो हमें पता चला मोमेंटम की क्या यूनिट है, न्यूटन सेकंड। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन का हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो बॉडीज़ हों। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा 2 बॉडीज़ के लिए होल्ड करता है, कभी भी एक बॉडी के लिए होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, व्हेनेवर एन इंटरेक्शन अकर बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, जब भी दो बॉडीज़ के दरमियान में इंटरेक्शन होगा तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो दूसरी बॉडी होगी वो भी वापस पहले वाली बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसका भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। जिस तरह अगर बॉडी है, यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2 बॉडीज़ A और B। अगर A बॉडी B के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है तो ये क्या है, एक्शन है बॉडी A का बॉडी B के ऊपर। अब इस एक्शन के रिजल्ट में उसी मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो बॉडी बी भी क्या करेगी, वापस ए के ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। जिस तरह आप ग्राउंड में चल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं और ग्राउंड एज अ रिजल्ट आपको क्या करता है, फॉरवर्ड पुश करता है। अब देखें, आप जितना उसको बैकवर्ड पुश करेंगे वो उतना ही आपको फॉरवर्ड पुश करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं और ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के। ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, नॉट फॉर वन बॉडी। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन कैन नेवर न्यूट्रलाइज ईच अदर। ओके,
ये बॉडीज़ ये जो फोर्सेस होंगी, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, ये कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगी, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। अगर ये बॉडी एक सिंगल बॉडी, अगर ये फोर्सेस सिंगल बॉडी के ऊपर अप्लाई होंगी तो उस केस में ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगी, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमेशा पेयर के ऊपर अप्लाई होंगी, कभी भी सिंगल बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।